हे एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज चैप्टर के बारे में। ओके, तो इसमें दो एसआरएस हैं, एसआरएस 4400 एंड 4410, एंड इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मेन वर्क ऑफ सी इन प्रैक्टिस क्या होता है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करना, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट ट्रूथ एंड फेयरनेस, कि वे ठीक है या नहीं, टू गिव अश्योरेंस, टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स सो दैट यूजर्स आर एबल टू मेक कॉन्फिडेंट डिसीजंस दैट भाई उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको भाई वट जो भी उनको फाइनेंशियल्स के बारे में देखना है। ऑडिटर अगर साइन कर देता है उसको एश्योरेंस मिल जाती है कि भाई हाँ ठीक है भाई, अगर साइन कर रखे हैं तो ठीक ही है। तो ये अपना जो गाइड करते हैं इस चीज को वो करते हैं एससीज। लेकिन कई बार क्लाइंट आके बोलता है भाई हमको और भाई कुछ काम कराना है आपसे जिसमें एश्योरेंस नहीं चाहिए। ठीक है, लाइक उसको टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करानी है, कंसल्टिंग लेनी है, या फिर उसको कोई और पर्टिकुलर एक आइटम चेक करवाना है, तो उसके लिए जो और रिलेटेड सर्विसेज देता है, अदर सर्विसेज, तो वो होती है रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, ओके। तो अब उसके लिए हमको अश्योरेंस देनी पड़ती, सो दीज आर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अब इनके लिए तो एसेज हैं, इनके लिए कुछ था नहीं, तो एएसबी ऑफ आईसीआई ने इश्यू कर दिए एसआरएस, मतलब स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और अभी वो दो हैं, एसआरएस 4400 और 4410। 4400 में क्या है? एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्री अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हम हमारी जो एंगेजमेंट है उसमें हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जो हमने एग्री कर रखे हैं ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बस ये इतना है 4400। और 4410 में हमको कंपाइल करने हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मतलब विड्रॉल बैलेंस दे देंगे, अपने अकाउंट्स लिस्ट वगैरह वगैरह दे देंगे, हमको अपने एक्सपर्टीज यूज करके बस उनके फाइनेंशियल कंपाइल करने, बस इसमें वो है 4400 में ये, 4410 में ये। तो आइए 4400 एसआरएस देखते हैं। तो इसमें जो हमारी एंगेजमेंट है, इसमें हमको स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ऑन द सब्जेक्ट मैटर और एक रिपोर्ट देनी है फैक्चुअल फाइंडिंग की, बस एसआरएस खत्म। तो ये जो अपनी एंगेजमेंट है, ये एंगेजमेंट किसके बीच में होगी? सीए के और एनटीटी के बीच में, और कई बार थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, और एंगेजमेंट किसके बीच में? ऑडिटर के और एनटीटी या थर्ड पार्टी के बीच में। इसमें हमको स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर जो हमने एग्री कर रखे हैं, जो आपस में डिसाइड हो गए भाई ऑडिटर के और एंटिटी के बीच में, ऑन द सब्जेक्ट मैटर। हमको स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ऑन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब कि हमको अकाउंट पेएबल पे, रिसीवेबल पे, इन सब पे, मतलब किसी में भी प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। और उसके बाद हमको रिपोर्ट इशू करनी है। ठीक है, मतलब इसमें हमको ये भी पता है कि क्या परफॉर्म करना है और किस पर परफॉर्म करना है। ठीक है, और उसके बाद हम एक रिपोर्ट इशू कर देंगे, बस हमको इसमें इतना काम करना है। अब ये एंगेजमेंट किसके बीच में? ऑडिटर के, एंटिटी के और थर्ड पार्टी के बीच में। उसमें हमको स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, those that are agreed upon between the auditor and the entity, and these are performed on the subject matter. What is the subject matter? That can be any specified element, account or item of financial statement. इनके एग्जांपल हो गए भाई अकाउंट पेएबल, रिसीवेबल, परचेज, वटएवर, जो भी भाई किसी पर भी हम प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं जो कि अपने बीच में डिसाइडेड हो रखे हैं ऑडिटर एंटिटी के बीच में। और उसके बाद बस हमको एक रिपोर्ट देनी है कि भाई हमको ये मिला है, रिपोर्ट ऑफ एक्चुअल फाइंडिंग। मान लो हमको अकाउंट पेएबल का बैलेंस कंफर्मेशन करनी है, उसमें बस हमने देखा कि हमारी बुक में ये, अगर मान लो हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन अप्लाई करनी है जो अपने बीच में एग्री हुआ है, बस हम जाके उनसे पूछेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे, जो भी अपना बैलेंस आया, मान लो हमारे बुक्स में आ रहा है 1 लाख, एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे आ गया 90,000, बस हमको ये फैक्चुअल फाइंडिंग उनको देनी है। लो भाई रिपोर्ट, उसके बाद उनको जो देखना है, अपना कंक्लूजन निकालना है, वो अपने आप निकालेंगे, हमारी कोई टेंशन नहीं है उसमें। जो ऑडिट होता है, ऑडिट में हम ओपिनियन देते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, ठीक है, एग्रीएबल है, एक्सेप्टेबल है, नहीं है, इसमें हमको कोई अपनी ओपिनियन नहीं देनी। इसमें बस हमको फैक्चुअल फाइंडिंग दे देनी है, वे अपने आप अपने कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे जो ऑडिट जब हम करेंगे तो रिपोर्ट वो पब्लिकली अवेलेबल होती है हर किसी के लिए, लेकिन ये जो रिपोर्ट होगी ये बस उसी के लिए अवेलेबल होगी जिसके बीच में अपना एग्रीमेंट हुआ है। मतलब अगर हमने एंटिटी के साथ एंगेजमेंट किया तो बस एंटिटी के लिए अवेलेबल है, और थर्ड पार्टी के साथ किया बस उसी के लिए अवेलेबल है। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टर कोई भी उठा के इसको देगा, क्योंकि उनके लिए रेलिवेंस ही नहीं रहेगी ना इसकी। ओके, तो दिस रिपोर्ट ऑफ एक्चुअल फाइंडिंग, इसमें हम एश्योरेंस नहीं देंगे, दिस इज नॉट नो एश्योरेंस। ठीक है, और ये रिस्ट्रिक्टेड है ओनली फॉर दीज पार्टीज। और इसमें यूजर अपने अपने आप अपने कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, इनको क्या निकालना है भाई, अकाउंट पेबल का 1 लाख का 90,000 निकला, जो भी निकला वो अपने आप देखो, हमको इसमें कुछ नहीं देना। हमारा काम था हमको स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने इन एलिमेंट्स पे और एक रिपोर्ट देने फैक्चुअल फाइंडिंग के, भाई हमको ये मिला है। ठीक है,
अब ये सब करने में SRS 44 होगा, हमको एथिकल रिक्वायरमेंट्स तो कंसीडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। हम उनके साथ कंप्लाई करेंगे, वो कौन से होते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, व्हाटएवर जो भी होते हैं हम उनके साथ कंप्लाई करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस इसमें एक रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिपेंडेंस अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है एग्रीड अपन प्रोसीजर की इंगेजमेंट में। लेकिन अगर जो पर्सन है सीए इन प्रैक्टिस वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको ये बात एक स्टेटमेंट पे लिख के रिपोर्ट में इंक्लूड करनी होगी कि भाई मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ इस इंगेजमेंट में, अगर वो नहीं है तो, ठीक है। ये इस चैप्टर की कोर है। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो आगे चैप्टर कुछ खास बचा नहीं है। अब उसके बाद स्टार्ट कैसे होगा कि ऑडिटर और क्लाइंट की बात हो गई कि भाई ऐसी ऐसी एंगेजमेंट है। अगर ऑडिटर मान गया, मतलब ऑडिटर भी हो सकता है, सीएन प्रैक्टिस भी हो सकता है, बस इसमें ऑडिटर वर्ड यूज करके, तो ऑडिटर वर्ड ही हमेशा मतलब इसमें हो रहा है। लेकिन जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है एग्री अपॉन प्रोसीजर दैट कैन बी ऑडिटर और कैन नॉट बी ऑडिटर, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ऑडिटर ने भाई अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो इंगेजमेंट लेटर भेजेगा क्लाइंट को, और जो इंगेजमेंट लेटर होगा उसमें वो टर्म्स बताएगा एंगेजमेंट की कि भाई क्या क्या है टर्म्स इसमें, कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, कि ये एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इसमें मैं किस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर लगाऊंगा प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर लगाऊंगा, और लिमिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट क्या है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, पर्पस ऑफ एंगेजमेंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, कि किस पर लगाऊंगा मैं, कि सब्जेक्ट मैटर क्या है मेरा, ठीक है। एंटी ऑफ प्रोसीजर टू बी अप्लाइड, मेरे प्रोसीजर कौन कौन से अप्लाई करूंगा, और लिमिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट क्या है, कि भाई ये रिपोर्ट है ये बस रिस्ट्रिक्टेड है उनके लिए जिन्होंने मेरे साथ भाई एक्सेप्टेंस दिया, जो जिन्होंने एग्री अपन प्रोसीजर लिए हैं भाई, जिनके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है, और किसी के लिए अवेलेबल नहीं है ये रिपोर्ट। ये मेरी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है जो कि ऑडिटर क्लाइंट को भेजेगा। और अगर ऑडिटर क्लाइंट को एंगेजमेंट लेटर भेज रहा है तो उसका मतलब इम्प्लाइड है कि उसने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लिया। ये तो छोटी सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ऑडिटर ने एक्सेप्टेंस ले ली, एंगेजमेंट लेटर भेजा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड होगी, ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। उसके बाद ऑडिटर प्लानिंग करेगा, प्लानिंग क्यों करेगा, ताकि इफेक्टिवली एंगेजमेंट परफॉर्म हो उसके, ठीक है। अब प्लानिंग होगी उसके बाद वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद उसको एविडेंस मिल जाएंगे, एविडेंस मिलने के बाद सब काम होगा तो वो रिपोर्टिंग कर देगा, रिपोर्टिंग होगी तो वो डॉक्यूमेंट कर लेगा सारी चीजों को, चैप्टर खत्म। अब प्रोसीजर वो कौन कौन से परफॉर्म करेगा, वो होंगे आर वाइज की शॉर्ट फॉर्म होगी, ओ 2 बार है, आई 2 बार है, आर recomputation, comparison, other accuracy check, O से observation, obtaining confirmation, I से inspection, inquiry, analysis। अब उसने प्रोसीजर परफॉर्म किए, उसके बाद उसको एविडेंस मिल गया। अब जो एविडेंस मिला है वो उसको आराम से रख लेगा। एविडेंस से क्या होगा, उसको जो रिपोर्ट है, जो भी वो रिपोर्ट देगा अपनी फैक्चुअल फाइंडिंग की, उसके लिए बेसिस मिल गया, ठीक है। अब ये हो गया, उसने प्लानिंग कर ली, प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, उसके बाद वो बस रिपोर्ट कर देगा। अब जो उसकी रिपोर्ट होगी ना वो इतनी डिटेल में होगी जो यूजर है वो प्रॉपर डिटेल में उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट समझ पाए जो भी उसने काम किया है, बस। अब जो इसमें रिपोर्ट हम देते हैं ना उसमें मतलब ये जो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स है वो सेम ही है, इसमें टाइटल, एड्रेस, डेट, साइन, प्लेस, ये तो सेम ही है। और जो बाकी पॉइंट्स है ना इस एसआरएस में तो वो भी बिल्कुल ईजी है। अब आइए इन सब पॉइंट्स को हम ऊपर से निकालते हैं। इसमें वो क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि टाइटल, एड्रेस भी डालते हैं, रिपोर्टिंग में और क्या डालेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, भाई मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस, उसके बाद मैं डालूंगा कि लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर, कि मैंने कौन कौन से प्रोसीजर अप्लाई किए हैं, उसके बाद मैं रिपोर्ट में डालूंगा कि दिस engagement is performed as per SRS 4400, ओके। द नेक्स्ट इज हमने वही प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं दैट आर एग्रीड अपॉन, ओके। सो दीज आर द 50% ऑफ द पॉइंट्स जो ऊपर से ही निकाल लिए हमने। अगर आपने ऊपर वाला देख लिया, रिपोर्टिंग में कुछ भी नहीं है, इसमें भी कहीं भी कुछ भी नहीं है। टाइटल, एड्रेस ही, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, 3 पॉइंट्स तो बिल्कुल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से ही उठा के आप डाल सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस, लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, मैंने कौन कौन से प्रोसीजर लगाए हैं, उसके बाद की स्टेटमेंट की प्रोसीजर वही हैं जो अपने एग्री अपॉन हुए थे, स्टेटमेंट की भाई एंगेजमेंट एसआरएस 44 हो गए, कोडिंग ही हुई है, बस। उसके बाद ये हो गया। फिर मैं रिपोर्टिंग में ही डाल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल फाइंडिंग, कि मुझे मिला क्या भाई, जैसे 1 लाख तुम्हारे मतलब तुम्हारी इसमें लिखे हुए हैं और 90,000 की मैंने एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन से निकाले, ये मेरी एक्चुअल फाइंडिंग है। उसके बाद ये रिपोर्ट वाले कि रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, ओके, एंड रिपोर्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट और रिव्यू, है ना, एंड रिपोर्ट रिलेट ओनली टू स्पेसिफाइड एलिमेंट, अकाउंट बैलेंस और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और
जो लास्ट पॉइंट है इसमें, इसकी स्टेटमेंट दे रहे हैं हम, इसकी भी स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट रिलेट ओनली टू स्पेसिफाइड एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दैट प्रोसीजर्स डू नॉट कंस्टिट्यूट ऑडिट और रिव्यू। भाई ऑडिट रिव्यू तो नहीं है ना भाई, ये तो स्टार्टिंग में ही बात हो गई थी। और लास्ट पॉइंट की स्टेटमेंट कि अगर अगर ऑडिटर एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म करता ऑडिट और रिव्यू वाले, तो उसको और भी चीजें मिल जाती जो उसको रिपोर्ट करनी पड़ती, लेकिन वो ऑडिट और रिव्यू केस में होता। अभी तो भाई अपने को टेंशन ही नहीं है भाई, अपने प्रोसीजर डिफाइन थे, हमने वही प्रोसीजर उसी एलिमेंट पे किया है और रिपोर्ट दे दी फैक्चुअल फाइंडिंग की बस। और उसके बाद डीएसपी हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, टाइटल एड्रेस ही, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किस पे हमने आइडेंटिफाई कर ली, क्या पर्पज था, कौन से प्रोसीजर हमने लगाए हैं, है ना, लिस्ट बना के डाल दी। उसके बाद हमने प्रोसीजर ये स्टेटमेंट डाली कि हमने वही प्रोसीजर लगाए जो अपने एग्री हुए थे हमारे बीच में। उसके बाद की इंगेजमेंट 4400 के अकॉर्डिंग हुई है, क्या मुझे मिला है, रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है ओनली टू द पर्सन जिसके साथ अपनी इंगेजमेंट हुई थी, एंड रिपोर्ट रिलेट ओनली टू स्पेसिफाइड एलिमेंट, अकाउंट और फाइनेंशियल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नहीं है, जिसके जो अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर था ना बस उसी के लिए रिपोर्ट है ये, ठीक है। प्रोसीजर डू नॉट कंस्टिट्यूट रिव्यू, ऑडिटर ने बस, और ये पॉइंट होगा डीएसपी, बस ये आपका जो एसआरएस 44 होता बस इतना सा ही है, उसमें कुछ खास है नहीं भाई, कि अपना एंगेजमेंट है जिसमें प्रोसीजर लगाने सब्जेक्ट मैटर पे और रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स मिलेगी। तो बस ये आपका एसआरएस 4400 था। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप नए टॉपिक्स बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, जिसपे आपको ईज चाहिए हो, आपको छोटे में चाहिए हो, बड़े में, वट एवर जो भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू।